हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान में तत्वों के वर्गीकरण और तत्वों के आवर्ती गुण में एक दूसरे टॉपिक एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या और आयोनेशन एंथैल्पी मीन आयनन विभव कह सकते हैं, आयोनेशन पोटेंशियल या आयोनेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पहली वीडियो थी उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर जो है चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन है कि परमाणु के दो भाग बताए, एक केंद्र और उसके चारों ओर का क्षेत्र। तो परमाणु के जो सेंटर होता है उसे हम नाभिक कहते हैं, जिस पर प्लस आवेश होता है, और ये इसका क्षेत्र। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से और उसके बाह्यतम कोश की दूरी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। जैसे त्रिज्या शब्द होता है, त्रिज्या क्या होती है? किसी भी वृत्त के केंद्र से और उसकी परिधि की दूरी, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। उसी प्रकार से परमाणु की त्रिज्या किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से और बाह्यतम कोश की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कोश में इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है वो निश्चित नहीं होती है। इसका मतलब है कि कहीं पर परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो कम होती है और कहीं परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो अधिक होती है। इसलिए इस परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए अन्य और परिभाषाओं की आवश्यकता हुई, और उसमें सबसे पहले है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, जिसे हम अंग्रेजी में कोवैलेंट रेडियस कहते हैं, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट मतलब जो सहसंयोगिक है। सहसंयोगिक में क्या होता है? सहसंयोगिक में जो परमाणु होते हैं वो आपस में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हुए। सपोज कीजिए जैसे क्लोरीन है, Cl2 का मॉलिक्यूल्स है, तो Cl2 का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है, जिसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, यानी कि इसमें 3 कोष हैं। तो 3 कोष में यदि हम क्लोरीन का कोवैलेंट बॉन्ड बनाएं, ये तो क्लोरीन के ये एक क्लोरीन एटम ये और दूसरा क्लोरीन एटम ये, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इनके आउटर सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों आपस में एकल बॉन्ड के द्वारा जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो क्लोरीन परमाणु के जो न्यूक्लियस है, अगर हम देखें तो ये क्लोरीन परमाणु का न्यूक्लियस, और इस प्रकार से एक क्लोरीन परमाणु का ये है। तो क्लोरीन परमाणु, ये जो क्लोरीन के जो परमाणु होते हैं ये दोनों परमाणु जो होते हैं वो एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं। तो Cl2 में क्लोरीन के परमाणु जो होते हैं वो एकल बंध के द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये जो है अणु सहसंयोजी अणु है। तो कोवैलेंट रेडियस जो होता है किसी एकल बंध द्वारा जुड़े किसी सहसंयोजी अणु या यौगिक में उसके दो निकटवर्ती परमाणु, यानी कि इसके और इसके परमाणु
के बीच की दूरी, यानी इसके जो बीच की दूरी है और उसका जो आधा भाग होता है, इसका जो आधा भाग होता है वो कोवालेंट रेडियस या सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। जैसे क्लोरीन के अणु में क्लोरीन के जो दो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से 1.98 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रहते हैं, अर्थात 1.9 एंगस्ट्रॉम का आधा भाग 0.99 एंगस्ट्रॉम, यानी इसका मतलब है कि क्लोरीन जो अणु होता है उसमें क्लोरीन के दोनों परमाणु के बीच का डिस्टेंस 1.98 एंगस्ट्रॉम होता है और क्लोरीन परमाणु की जो सहसंयोजी त्रिज्या होती है वो 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद दूसरी होती है वंडरवाल त्रिज्या। वंडरवाल्स रेडियस। वंडरवाल त्रिज्या कहते हैं। वंडरवाल त्रिज्या में क्या होता है कि अगर कोई भी अणु है, कोई भी सहसंयोजी अणु है, ये सहसंयोजी अणु है, मान लीजिए ये सहसंयोजी अणु, ये सहसंयोजी अणु है, ये आयोडीन का एग्जाम्पल हम शो कर रहे हैं I2 मॉलिक्यूल। तो आयोडीन के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों आपस में आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इसकी जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है और परंतु इसकी जो इसकी हो गई कोवेलेंट रेडियस 1.33 एंगस्ट्रॉम और ये जो डिस्टेंस है ये, और इस डिस्टेंस का जो आधा भाग है 4.30 एंगस्ट्रॉम और इसका जो आधा भाग है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम। तो वंडरवाल रेडियाई जो होती है, वंडरवाल रेडियाई होती है वो क्या होती है कि किसी सहसंयोजी अणु में उनके दो निकटवर्ती परमाणु, जैसे ये परमाणु और ये, इनके यानी ये परमाणु इसका निकटवर्ती नहीं है बल्कि ये जो है एक दूसरे के निकटवर्ती परमाणु हैं। तो दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों, यानी इसके जो नाभिक हैं और इसका जो नाभिक है, ये इसका डिस्टेंस, नाभिकों के बीच की दूरी, यानी इसके जो बीच की दूरी जो होती है उसका जो आधा भाग होता है वो उसकी वंडरवाल रेडियस कहलाता है। तो अगर हम देखें आयोडीन की, जो आयोडीन होता है उसकी जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है और आयोडीन का जो वंडरवाल रेडियस होता है उसका जो मान होता है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम होता है। तो वंडरवाल रेडियाई जो होते हैं इसके जो मान होते हैं वो कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे धात्विक त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। उसके बाद धात्विक त्रिज्या। अब जो मेटालिक रेडियस, यानी मेटालिक रेडियस का मतलब होता है जो मेटल्स हैं, तो मेटल्स में जो उनके निकटवर्ती परमाणु होते हैं, यानी किसी भी मेटल्स के जो निकटवर्ती परमाणु हैं उनके जो नाभिकों की बीच की दूरी का आधा भाग वो उसकी मेटालिक रेडियस कहलाता है। या हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी धातु की जो धात्विक त्रिज्या होती है वो उसके नाभिक के केंद्र से और बाहरी कोश की दूरी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव उपस्थित होता है, यानी जहां तक इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव उपस्थित होता है वो उसकी मेटालिक रेडियस कहलाती है। जैसे सोडियम है, अब सोडियम के जो दो परमाणु होते हैं वो उनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी ये जो नाभिक हैं इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है और इसका जो आधा भाग होता है अर्थात 1.90 एंगस्ट्रॉम। तो सोडियम का ये एक सोडियम का परमाणु और ये एक सोडियम का परमाणु,
तो दोनों सोडियम परमाणु के, यानी किसी भी क्रिस्टल जालक में किन्हीं दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है वो उसकी मेटालिक रेडियस कहलाते हैं। अर्थात सोडियम परमाणु का मेटालिक रेडियस 3 यानी दोनों नाभिक जो होते हैं एक दूसरे से 3.80 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रहते हैं, और इसकी जो मेटालिक रेडियस है यानी इसका जो आधा भाग है वो 1.90 एंगस्ट्रॉम कहलाता। तो इस प्रकार से हमने त्रिज्याओं के बारे में पढ़ा। एक सहसंयोजक त्रिज्या जो कोवेलेंट रेडियस होता है, क्या होता है, एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए किन्हीं भी दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो उसकी कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। वंडरवाल रेडियस में क्या होते हैं कि किसी सहसंयोजी अणु में उनके दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है वो उसकी वंडरवाल रेडियस कहलाता है। इसी प्रकार से धात्विक रेडियस में कि जो धातु जालक होते हैं उसके जो दो निकटवर्ती परमाणु होते हैं, यानी उसके जो निकटवर्ती परमाणु हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो उसकी मेटालिक रेडियस कहलाता है। अब मेटालिक रेडियस यानी कि जो एटॉमिक त्रिज्या होती है उसको हम प्रभावित हो सकती है। त्रिज्या जो होती है जो वो किस किस कारक, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से त्रिज्या चेंज हो जाती है। फैक्टर्स जो त्रिज्या को चेंज करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स अर्थात कोषों की संख्या। सपोज कीजिए न्यूक्लियस और ये इसके आउटर सेल, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेंटर की डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो ये दूसरा फैक्टर्स होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जितना नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या जो है उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है, नहीं एटॉमिक जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के एटॉमिक रेडियस अपोजिट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो परमाणु त्रिज्या जो छोटी होगी। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास संकरण। सपोज कीजिए हमारे पास कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो एकल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ यानी कि इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा होती है, इसकी एटॉमिक रेडियस जो होती है उसके मुकाबले कम होती है, और इसकी रेडियस जो होती है वो और भी कम होती है। बंधों का नंबर बढ़ने से, यानी कि परमाणुओं की संख्या अगर समान है और बंधों का नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कम होता जाता है। या हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, इसमें एकल बंध के द्वारा कार्बन का एटम अगर अटैच है तो उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर डबल बंध से कार्बन अटैच है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और त्रिबंध से अगर अटैच है तो उस पर sp2। तो संकरण के आधार पर भी, यानी संकरण के आधार से भी परमाणु त्रिज्या जो है की जानकारी हो जाती है कि sp संकरण जो होता है, जहां पर sp संकरण मिलेगा कार्बन पर तो वहां पर जो है परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा। इसके बाद इनके ट्रेंड्स होते हैं, यानी कि एटॉमिक रेडियस आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से चेंज होती है, वर्ग और आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। सपोज कीजिए पहले हम बात करते हैं ग्रुप में बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो खड़े जो कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसे हम वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। तो जो वर्टिकल्स कॉलम होते हैं, सपोज कीजिए हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और टेर्नेशियम। इसका एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87।
अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका आएगा 1s1, इसका आ जाएगा 1s2 और 2s1, इसी प्रकार से 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया था 4s1 और उसके बाद 5s1, 6s1 और 7s1। तो हाइड्रोजन परमाणु एक सेल, लिथियम में कितने सेल? 2 सेल होते हैं, आउटर सेल का नंबर 2 है, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4 और रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रेंशियम में 7। तो किसी भी ग्रुप में यदि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो न्यूक्लियस और उसके आउटर सेल, ये इसके सेल हैं। तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी और उसकी रेडियस जो होती है बढ़ती चली जाएगी। रेडियस जो होती है किसी भी ग्रुप में, यानी किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस जो होता है बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, कोषों का नंबर जो होता है वो बढ़ता जाता है। और इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो समान रहता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ना तो ज़्यादा होता है नहीं कम होता है। अगर हम बात करें पीरियड्स की, अगर पीरियड्स में ट्रेंड देखें तो पीरियड्स में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। आपको ध्यान रखना होगा कि ये नियॉन जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो होते हैं इनके जो होती हैं वंडरवाल त्रिज्याएं होती हैं। तो ये है वर्ग 1, इसे वर्ग 1, ये वर्ग 2 और उसके बाद वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16 और वर्ग 17। हम जो डिस्कस करेंगे वर्ग 1 से लेकर के कहां तक की बात करेंगे? वर्ग 17 की बात करेंगे। ग्रुप 1 to 17। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका 3, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसके बाद 11 अगला पीरियड्स आ जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 और 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1 और 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2 और 2p5। तो इसमें क्या है, किसी भी पीरियड्स में यदि हम हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें, लेफ्ट टू राइट अगर जाएं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 2। इसमें 2, सब में नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 2 होते हैं। परंतु बाहरी आउटर सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, 1, 2, 2, जैसे 2 सेल हैं तो इसमें लिथियम में जो होते हैं आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6 और इसके 7। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता, जबकि अंदर के कोष में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है सेम होता है। तो इससे क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जब नाभिक में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, नंबर ऑफ सेल स्थिर रहता है, तो न्यूक्लियस और आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा अधिक फोर्स से, अधिक बल से आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स में परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो घटती जाती है। तो किसी भी पीरियड्स में, किसी भी पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं
तो ग्रुप 1 to 17 एटॉमिक रेडियस जो होता है वो घटता जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ पीरियड्स होते हैं, उसमें जो होते हैं वो कुछ करेक्शन होता है और उसका जो वर्णन है वो क्लास 12th में जाकर के डिस्कस करने को मिलेगा। क्योंकि हम केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप और पी ब्लॉक में 2 ग्रुप, यानी अर्थात ग्रुप 1, ग्रुप 2 और वर्ग 13 और वर्ग 14 का जो है कक्षा 11 में हम अध्ययन करते हैं। बाकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स का जो अध्ययन है वो सब कक्षा 12 में किया जाता है। तो इस प्रकार आपको पता चला कि किस प्रकार से एटॉमिक रेडियस जो होता है वो ग्रुप में बढ़ता जाता है और पीरियड्स में जो होता है वो घटता जाता है। तो पीरियड्स में जो घटता है वो कहाँ से कौन से ग्रुप तक, ग्रुप 1 से लेकर के और ग्रुप 17 तक, क्योंकि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, उनके जो होते हैं वंडर डर वाल रेडियस होती हैं। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो आयोनेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है? रोक दी। अब हम आयोनेशन एंथैल्पी, जिसे हम आयनन विभव भी कह सकते हैं, आयोनेशन पोटेंशियल कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कोई गैसेस एटम है और वो भी गैसेस एटम कैसा, सेपरेट होना चाहिए, मतलब विलगित होना चाहिए। तो किसी भी विलगित अगर गैसीय परमाणु है और उसमें से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी परमाणु, उदासीन अगर परमाणु है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बनते हैं, धन आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि हम निकाल दें तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी वो उसकी आयोनेशन एंथैल्पी कहलाएगी। डेफिनेशन को दोबारा समझें। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु, उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सेपरेटेड क्या नाम है गैसेस एटम है, तो उसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन को यदि पूरी तरीके से हम बाहर निकाल दें तो उसमें निकालने में जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो आयोनेशन एंथैल्पी कहलाएगी। और आयोनेशन एंथैल्पी को हम जो डिनोटेट करते हैं वो किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम के रूप में दर्शाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें किस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। और किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है तो वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। अर्थात किसी भी तत्व के आयनन एंथैल्पी से उस तत्व के अपचाय गुण की जानकारी पता चलती है कि वो तत्व कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। अब आवर्त में और ग्रुप में आयोनेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काय में, ग्रुप ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर बढ़ता है HLINA के RVCS और FR 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p1, 2p6, 3s1 और इसी प्रकार से 4s1, 5s1, 6s और 7s। ग्रुप में जब ऊपर से नीचे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से नंबर ऑफ सेल्स यानी कोषों की संख्या बढ़ती है, और जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो न्यूक्लियस और उसके जो आउटर सेल होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। जब डिस्टेंस बढ़ती है तो
न्यूक्लियस के और आउटर सेल की जब डिस्टेंस बढ़ती है तो नाभिक के और आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसका मतलब है कि किसी भी ग्रुप में यदि हम ऊपर से नीचे जाएं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाएगा। आयनन एंथैल्पी का मान घटता चला जाता है किसमें? किसी भी ग्रुप में। क्यों घटता चला जाता है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता रहता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो समान रहता है। इसमें ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समान रहता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस के और आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन जो होता है कम हो जाता है और आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। अगर हम पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में अगर हम दूसरे पीरियड्स को देखें, सेकंड पीरियड्स, जैसे ये पीरियड्स, पीरियड 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। अगर हम इनका ग्रुप देखें, ये इसका ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। फिर वही बात 18 ग्रुप, यानी ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको इनर्ट गैसें, उत्कर्ष गैसें कहते हैं और इनके आउटर सेल जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। और जब आउटर सेल कंप्लीट होते हैं तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो उसके मान अधिक होते हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के आयनन एंथैल्पी के मान अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटर सेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब यदि 3 इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेल के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो किसी भी पीरियड्स में, किसी भी पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी, जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान जो होता है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्यों? नंबर ऑफ सेल समान है। नंबर ऑफ सेल यानी कि ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 17 तक नंबर ऑफ सेल जो होते हैं समान होते हैं, परंतु आउटर सेल, जो आउटर सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। ये न्यूक्लियस और ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, जिसमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हुए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन हुए, फिर 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से इस न्यूक्लियस यानी कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज है ये और इसका आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये, इसके बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो आकर्षण है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक की ओर अधिक फोर्स से जो होते हैं आकर्षित होंगे और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कम होता चला जाएगा। तो किसी भी पीरियड्स में, किसी भी पीरियड्स में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ वर्ग 1 से वर्ग 17 तक के तत्व जो होते हैं उनके जो आयनन एंथैल्पी होती है उसके मान बढ़ते जाते हैं। अब आयनन एंथैल्पी में यहां पर यानी कि और ग्रुप 2 और ग्रुप 13 या बेरिलियम और बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ग्रुप 15 और 16, इनके जो एलिमेंट्स रहते हैं इनमें कुछ स्पेशल केस हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। और बेरिलियम यानी जो बेरिलियम होता है इसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो किससे ज़्यादा होती है? बोरोन से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो इसका क्या कारण है? जैसे बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2।
इसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन 2 और 3, 2 और 3 का मतलब इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर सेल में 2 और इसके पी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दूसरा बेरिलियम होता है, इसका जो आउटर सेल होता है और आउटर सेल में जो 2s2 कोष है वो पूर्ण भरा होता है, जबकि बोरोन में 1s2 2s2 2p1। तो s में आउटर सेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर सेल के p जो होता है उसमें p सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि जो है 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है बेरिलियम की अपेक्षा। इसलिए बेरिलियम का आयनन एंथैल्पी बोरोन की आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 और 2p4। अगर हम आउटर p सब सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो p सब सेल में के 3 ऑर्बिटल और तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो संरचना है यानी नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना है यानी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के में p जो सब सेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है अर्थात अर्धपूर्ण होता है, जबकि ऑक्सीजन का जो आउटर p सब सेल होता है वो अपूर्ण होता है। तो इससे यानी जो हाफ फिल्ड संरचना होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के। इसलिए नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी जो होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर हम मान लीजिए एक गैसेस आइटम है और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी की आवश्यकता हुई, अब अगर हम किसी कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एंथैल्पी होगी उसे हम फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कहेंगे, और यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एंथैल्पी होगी वो द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। आयनन एंथैल्पी n+1 इज ग्रेटर होगी आयनन एंथैल्पी n, अर्थात यदि n में 1 जोड़ दें यानी द्वितीय आयनन एंथैल्पी है उसका मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से ऊंचा होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम उदासीन विलगित परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से धनायन बन जाता है, और जब धनायन बन जाता है तो धनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए जो सेकंड आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान जो होता है वो हमेशा प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज्यादा होगा। इसी प्रकार से तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी से ज्यादा होगा। तो किसी भी गैसेस आइटम से यदि हम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसको निकालने में जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में उस पर हम चर्चा करेंगे।